हेलो एवरीवन। देखिए, इसके पिछली वीडियो हमने कुछ सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम क्या करेंगे। देखिए, आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 जो कि टर्म 2 के एग्जाम में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इसमें से टोटल कितने मार्क्स पूछे जाएंगे? टोटल 7 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और आपको बता देना कि ये चैप्टर इतना आसान है। अगर हमसे पूछो कि टर्म 2 में सर की सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, अगर पूछो कि पूरे मैथ में यानी कि क्लास 10th के मैथ में सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो हमारा तुरंत आंख बंद कर जवाब होगा क्या? हाइट और डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें तो पहली बात तो यह है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ लॉजिक है, लॉजिक लगाना। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए और वो भी ट्रिग्नोमेट्री जितनी आनी चाहिए ना, हम सबको रिवाइज करवा दे रहे हैं। यानी कि हालांकि हमने पढ़ाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाया हुआ है। और ये आपको बता देना इतना आसान है, नाम से देखो कंफर्म कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। और ये इतना आसान है ना, इसमें देखो 2 ही वर्ड है, एक है हाइट और एक है डिस्टेंस। बस इसी हाइट और डिस्टेंस पर ये पूरा टोटल चैप्टर खत्म होने वाला। अगर हाइट और डिस्टेंस बस 2 ही चीजें हैं और इन 2 चीजों पर ना बस 2 कॉन्सेप्ट है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर ना कितने नंबर पूछे जाएंगे? 7 नंबर के एक तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इसलिए बच्चों को लगती है ना, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो कि कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हम कुछ रिवीजन करेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो सभी पढ़ेंगे। उसके बाद हम उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी एग्जाम में पूछे जाने का ये मतलब है कि हम उन सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ चलिए हम रिवीजन करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, और देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे ना, बस वही जितना जान लो कि अगर ये वीडियो देख लिया पूरा लास्ट तक तो समझो कि 7 नंबर तो कंफर्म है पक्का। अगर वीडियो को लास्ट तक देखे तो कंफर्म है 7 नंबर फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम बताओ, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास, अच्छा बताओ हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करते हैं? अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल होता तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो हमने बोला था कि अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है तो जो एंगल ऑफ रेफरेंस, अगर मान लो हमने एंगल ऑफ रेफरेंस ये यूज कर रहे हैं, तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो इसके सामने वाली ठीक साइड होगी उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, इसको हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। ओके, और इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है ना, यानी कि नीचे वाला, ये कह लो कि 90 डिग्री के जस्ट सटा वाला जो साइड है ना, उसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम B लिखते हैं। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम इस कैपिटल S से डिनोट कर ले रहे हैं। बस जान लो कि अगर ध्यान दो ना तो ये हमारी इसी तीनों पर क्या होती है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है। बस अब यहीं से स्टार्ट होगा, देखो कहां तक जाएगा। और हमने यहां पर देखा था कि देखो हमने यहां पर कई चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमने पढ़ा था उनमें पढ़ा था कि हमने साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद है? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा का ही इनवर्स होता है क्या? कॉसिक। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसिक थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो कॉसिक थीटा, अगर हम थोड़ा और आगे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हमारा पहला है, और दूसरा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था कॉस थीटा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यही देखो तो कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का इनवर्स क्या होता है? कॉस का इनवर्स होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर हम लिखना चाहें तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि ट्रिग्नोमेट्री हाइट और डिस्टेंस में यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो क्या है? वो है टेन थीटा। ये बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम क्या बोल सकते हैं? एक और बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि टेन का इनवर्स क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और अगर हम लिखना चाहें तो कॉट थीटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। और 1 अपॉन टेन को भी देखो, टेन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम 1 अपॉन कॉट तो लिख सकते हैं, और कॉट को भी 1 अपॉन टेन लिख सकते हैं। ओके, और देखो अब ये तो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 होती है, लेकिन अब इन्हीं 3 से ना देखो सबके इनवर्स बने हुए हैं। अच्छा, हमने इनवर्स तो लिख ही दिया, उसमें क्या समझना? देखो
साइन का उल्टा हमने क्या बोला है, कॉसेक। यानी अगर लिखना चाहो तो भी लिख लो। देखो साइन का एक इनवर्स होता है ना कॉसेक, जो कि हमने वहां लिखा हुआ है। अगर कॉसेक को लिखा जाए तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब इसको हम नहीं लिखना, देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेम जैसे वो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पांचवा हमने क्या पढ़ा था, 5 वाला हमने पढ़ा था सेक थीटा, जो कि किसका इनवर्स होता है, जो कि कॉस का इनवर्स होता है। तो कॉस होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर हम 6 नंबर की बात करें तो हमने पढ़ा था टेन थीटा, जो कि क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बोला भी है क्या होता है इसमें, इसमें से जो है ना वो टेन वाला, ये टेन का फार्मूला याद रखना जरूरी है। अगर ये देखो ये हमें ऐसे याद होना चाहिए ना, ताकि हम आंख बंद करके कहीं जाते भी रहे ना, तो भी अगर कोई एकदम रेंडमली कोई पूछ लेना कि बताओ साइन थीटा का फार्मूला क्या हो, बंद करके भी पूछे ना, तो हमें तुरंत याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब चीजें हमें आंख बंद के भी आनी चाहिए, मतलब अगर कोई रेंडमली हमसे पूछ लेना तो भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है, और याद रहना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ना उन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हम बात करें तो हमने कुछ स्पेशल एंगल पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड किया था। अगर याद हो तो हम लिखें ये, देखो इसमें से जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू, साइन कॉस, साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। तो देखो यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, और हमने इन सबकी स्पेशल कुछ वैल्यू पढ़ी थी कुछ स्पेशल एंगल पर, यानी कि कुछ तो 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने इस स्पेशल एंगल का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू फाइंड किया था। तो वैल्यू क्या होती है, अगर ध्यान से सोचो तो साइन, हम एक टेबल ही बना देते हैं जल्दी से ही। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर हमने बोला भी था कि अगर हमें साइन की भी सभी वैल्यू याद हो गई ना, तो हम कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, हम सबकी वैल्यू याद कर सकते हैं। कैसे, देखो साइन हमने लिख लिया, इसी को ना ऐसे पलट के लिख दो, ऐसे पलट के लिख दो, तो 1, देखो तो √3/2 यहां पर आ जाएगा, √3/2, और ये हो गया 1/√2, और ये हो गया 1/2, और ये कितना हो गया 0। हमने देखो कॉस की वैल्यू लिख लिया। अब टेन की, देखो टेन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, टेन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि टेन अगर 0 की बात करें तो साइन अपन कॉस होता है, यानी कि 0। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे ना तो √3 आएगा, 1/√3 आएगा, और ये होती है 1, क्योंकि देखो 1/√2 से 1/√2 क्या होगा, कैंसिल, तो सिंपल बचेगा 1। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो सिंपल आएगा, ये √3 आएगा, और ये इनफाइनाइट अनडिफाइन आएगा। ओके, तो अगर देखो ना तो हमारे पास ये मेनली सिर्फ तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो स्पेशल एंगल की वैल्यू है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के 3 ही एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इन्हीं की बेस, अगर हमें इनकी अगर वैल्यू हमें याद है तो हम इन सबकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब आप क्या करना ना, इसी को अगर हम इन्वर्स कर, भाई 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 का इन्वर्स क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 0/1 तो सेटिस्फाई है, लेकिन 1/0 क्या सेटिस्फाई नहीं है ना, तो इसी को नॉट डिफाइन बोलते हैं, यानी कि ये नॉट डिफाइन। देखो 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 तो √2 होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए मेन जरूरी क्या है, हमारे लिए सबसे जरूरी है अगर देखा जाए तो इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है tan 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू। ये दोनों चीजें ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम रट जाना चाहिए कि क्या है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट और डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। ओके, तो मेरे ख्याल से कुछ याद ही हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ स्पेशल एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है,
ठीक है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1 होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री, आखिर हम इनका यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो हाइट और डिस्टेंस चैप्टर ऐसे तुम समझ सकते हो। देखो अच्छा, नाम क्यों हाइट और डिस्टेंस ही पड़ा? देखो हाइट एंड डिस्टेंस, नाम हाइट और डिस्टेंस ही क्यों पड़ा? अब तो हमने फास्ट रिवीजन कर लिया। अब देखो, अब समझते चैप्टर, मेन चैप्टर पर आते हैं। हाइट और डिस्टेंस ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है ना, अच्छा बताओ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हम क्या क्या समझ रहे थे? उसमें हम एंगल के बारे में समझ रहे थे और साइड के बारे में समझ रहे थे। तो एंगल और साइड से ही हम क्या कर सकते हैं ना, किसी की भी हाइट निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये है, ओके, मान लो एक ऐसे कोई एक पिलर खड़ा हुआ, ठीक है ना, पिलर ऐसे पोल मान लो समझ लो, या फिर टावर समझ लो, मान लो टावर खड़ा हुआ, ये क्या है, टावर खड़ा हुआ, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ, कोई एक बंदा ऐसे टहल रहा है, ऐसे टहल रहा है। अब कोई दूसरा अगर आके कह दे कि भाई अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत क्या है, तुम्हारे पास क्या इतनी हिम्मत है कि तुम इस टावर की हाइट बता सकते हो? अब बंदे ने अपने दिल पे ले लिया कि हाय रे भाई तुम हमें चैलेंज कर रहे हो। तब उसने तुरंत गया किसके पास? वो तुरंत गया पाइथागोरस के पास। और ये बंदा पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से पढ़ा था। तो उन्होंने सोचा कि, उन्होंने कहा कि भाई चलो हम इस टावर की हाइट बता सकते हैं, यहीं पर खड़े खड़े हम बता सकते हैं कि इस टावर की हाइट क्या है। अब सोचो कैसे? तो वो कैसे निकालते हैं ना, देखो उसने क्या कहा, उसने ये कहा ना कि मुझे तुम बता दो कि टावर हमसे कितना दूर है, बस इतना बता दो। अगर टावर हमसे कितना दूर है ना, बस इतना बता दो, हम इस टावर की हाइट बता सकते हैं। भाई बंदा परेशान, कैसे? तब उसने कहा कि देखो यहां से हम देख रहे हैं ना, तो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल हम देख रहे हैं ना, वो एंगल 30 हो रहा। और मान लो कि उस बंदे ने बता दिया कि भाई टावर के और तुमसे बीच के डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर। तो इसने तुरंत कहा कि देखो यहां पर हम 1030 लगाएंगे, और 1030 क्या हो जाएगा, 1030 तो टावर अपान ये 10, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू t/10। यानी कह रहा है कि टावर की हाइट जो है ना 10√3 है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि 10 इंटू 1.732, तो t इक्वल हो गया कितना, 17.32 मीटर। उसने बता दिया कि टावर की हाइट कितनी है, 17.32 मीटर। बंदा परेशान कि भाई तुम कैसे बता दिए कि आखिर टावर की हाइट इतनी है? तब उसने क्या किया, देखो अब उसने इसको अच्छे से पढ़ाना शुरू किया, आखिर हमने कैसे इस टावर की हाइट को निकाला। ठीक है, अब समझते कि इस बंदे ने कैसे इसे बताया कि टावर की एक्चुअल हाइट हमने कैसे निकाल दिया, बिना डिस्टेंस, बिना हमने एक्चुअल टावर की लेंथ को मेजर किए हुए ही हम क्या किया, टावर की हाइट को निकाल दिए। बट कैसे? तो समझ गए कि आखिर हम हाइट और डिस्टेंस का यूज करके हम टावर की हाइट निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम है कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए ना हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाइट और डिस्टेंस में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ, और वो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उस बंदे ने कहा कि भाई अब मुझे भी सिखाओ कैसे तुमने हाइट निकाल दिया। तो उसने कहा चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसने कहा कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास ये कोई एक ऐसे, मान लो उसने भाई एग्जांपल दिया, मान लो उसने कहा कि तुम्हारे पास यही टावर है, ठीक है ना, तुम्हारे पास यही टावर है, ओके, कह रहा कि तुम्हारे पास अगर मान लो ये टावर है, तो कहा कि अगर तुम इस टावर के बेस के जस्ट सामने खड़े हो, तो अगर तुम यहां पर खड़े हो ऐसे मान लो, अब उसको कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या होता है उसमें, मतलब कॉन्सेप्ट कैसे हमने उस बिना एक्चुअल टावर की लेंथ फाइंड की है, हमने टावर की हाइट को फाइंड कर लिया कैसे। तो उसने कहा कि अगर तुम टावर की सीध में खड़े हो, अगर तुम अपनी आंख को ऊपर करके देख रहे हो, तो अगर तुम अपनी आई को ऊपर करके देख रहे हो और तुम्हारी आई से टावर के बीच का जो एकदम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, अगर ये मान लो तुम्हारा एंगल ये बन रहा है ना, तो जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है इसको तुम क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उसने इसको सिंपल कहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको उसने कहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये कहा कि जो तुम अपनी आंख से ऊपर देख रहे हो ना, तो मान लो कि अगर तुम देख रहे हो तो अगर वो एक लाइन बन जा रही है ना, तो इस लाइन का नाम होगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि वो यही मतलब अपनी आंख से तो देख रहा है, तो ये दृश्य रेखा की नहीं है, देखने वाली रेखा है। तो उसने उसको क्या कहा कि ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है। और फिर बोला कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता ना, इसको क्या नाम दो, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलोगे, समझ गए। यानी हॉरिजॉन्टल से ऊपर, अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर और लाइन ऑफ साइट से नीचे जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और अगर मान लो कि बाय डिफॉल्ट तुम यही अपनी आंख से इस टावर के नीचे तुम देख रहे हो, मान लो टावर यहां पर है, तुम किसी, अगर ये मान लो टावर इतना इतना नीचे भी है और तुम किसी बिल्डिंग पर खड़े हो, तुम क्या हो, किसी बिल्डिंग पर खड़े हो, तुम किसी बिल्डिंग पर खड़े हो, तो हॉरिजॉन्टल से अगर ऊपर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे देख लिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन। मान लो कि बंदा यहां भी देख रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ना वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं एक्चुअली, लाइन बोले क्या डिस्टेंस, बात देखिए, इसको हम यहां लिख लेते हैं, यह है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो एंगल देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऐसे समझो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एंगल तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल से नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस यही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ गए। बस यही कॉन्सेप्ट ही है। क्वेश्चन में कहेगा कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बन रहा है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे। अगर इतना पता है तो जानो कि हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, बस वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और वो भी हम सिखा देंगे लास्ट तक जाते जाते, ठीक है। तो याद हो गया ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर हम नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस इसका नाम रख दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। उसने ये समझा दिया। अब उसके बाद इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना वो देखो हम समझाते हैं। वो देखो जानते हो तुमसे ऐसे कहेगा कि एक टावर है ऐसे और एक व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति है जो यहां पर इस टावर से 10 मीटर की दूरी पर टहल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से ऊपर होता है, तो इसका मतलब कि वो बंदा यहां पर खड़ा और यहां से ऊपर देख रहा है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है, समझ पा रहे हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनेगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से नीचे। बस यही दो चीज याद रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने जो रेशियो बताया वो रेशियो याद रखना, और जो स्पेशल कुछ स्पेशल एंगल पर हमने tan, sin, cos और tan की वैल्यू बताई है वो वैल्यू याद रखना। ये जानो हाइट और डिस्टेंस है ना सबसे आसान टॉपिक है, एक तरह से समझो तो ट्रिग्नोमेट्री का बोनस है समझो। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी समझ में आ गई तो समझो कि हाइट और डिस्टेंस के हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं ना, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हमारा कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कैसे, देखो अभी हम इसको मिटा करके ना एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना हलवा है, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कितना आसान क्वेश्चन कैसे 7 नंबर में आएगा। ओके, तो अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। देखो ये क्वेश्चन हाइट ऑफ डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं सोचना, सिंपल, बस क्वेश्चन को पढ़ो भी ध्यान से, देखो सब कुछ समझ में आ जाने वाला। करेंगे अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड, एक पतंग उड़ रही है एक रस्सी के सहारे, विच इज 165 मीटर लॉन्ग। वो कह रहे कि वो जो रस्सी मतलब धागा, यार ऐसे सोचो कि रस्सी से थोड़ी पतंग उड़ेगी, एक धागे से तो उड़ेगी ना, थ्रेड मतलब पतला धागा होता है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, वो जो थ्रेड है ना वो ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। देखो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग ऐसे हवा में उड़ रहा है एकदम टेंशन फ्री, कोई किसी से मतलब नहीं है, टेंशन फ्री पतंग उड़ रहा है। ओके, ये पतंग उड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पतंग कभी उड़ा होगे ना तो पतंग जानते हो, मान लो ये बंदा पतंग उड़ा रहा है, मान लो ये बंदी पतंग उड़ा रही है, ठीक है ना, मान लो ये लेडी पतंग उड़ा रही है, मोहतरमा पतंग उड़ा रही है, तो पतंग जब उड़ाएंगे ना तो कभी देखोगे पतंग उड़ाते समय तो पतंग जब उड़ता है ना तो उसका जो थ्रेड होता है ना वो ऐसे होता है, वो हाइपरबोला शेप का होता है, यानी पतंग की डोरी होती है ना थ्रेड ऐसे होती है, बहुत स्लैक होती है उसमें, बहुत ज्यादा स्लैक होती है। तो इसने कहा है, देखो लास्ट में कहा भी है कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, हमें ऐसा मान लेना है कि इस धागे में कोई भी थ्रेड स्लैक नहीं है,
मतलब इस जो हमारा धागा थ्रेड है ना, ये झुका हुआ नहीं है, ये बिल्कुल सीधा हुआ है, ऐसे अज्यूम करना है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस जो हमारी थ्रेड हो ना एकदम सीधी हो, ऐसा नहीं होता। उससे हमारी जो थ्रेड होती है वो कैसे होती है, स्लैक होती है। लेकिन हमें अज्यूम कैसे करना है, हमें अज्यूम करना है कि वो क्या हो, उसमें कोई स्लैक नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, एकदम सीधा है। तो ये पतंग उड़ा रही है। ओके देखो कह रहा है कि काइट इज फ्लाइंग फ्लाइंग अटैच द ग्राउंड। मान लो ग्राउंड है, ठीक है ना, एक ग्राउंड के अंदर है, यानी कि जमीन के अंदर से पतंग उड़ा रही है, ठीक है। ओके कह रहा है कि अटैच टू थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। कह रहा है जो इस थ्रेड की लेंथ है ना, उस थ्रेड की लेंथ कितनी है, 165 मीटर है। इस थ्रेड की लेंथ कितनी है, 165 मीटर है। ओके इस पतंग की जो थ्रेड यानी कि डोरी की जो हाइट है वो कितनी है, 165 मीटर है। कह रहे कि मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो थ्रेड है वो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें बताइए कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमें इस काइट की हाइट बतानी कहां से, ग्राउंड से, कि ये पतंग ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये यानी ये पतंग ग्राउंड से कितनी हाइट पर उड़ रहा है। तो हमने मान लिया ऐसे लेट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h मीटर। हमने मान लिया कि हाइट कितनी है, h मीटर। तो यहां पर लिख देते हैं लेट द हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इक्वल टू h मीटर। हमने मान लिया कि जो ये पतंग है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर, h मीटर हाइट पर। अब मुझे बताओ, हमने बोला था कि हम जब भी कोई भी हाइट लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, अगर दोनों में हम कोई भी अगर हाइट लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहां भी परपेंडिकुलर हाइट ही तो मेजर करेंगे। और ये जब जैसे हमने परपेंडिकुलर बना दिया, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, अरे भाई साहब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये तो पाइथागोरस चच्चा वाला ट्रायंगल है। इसमें पाइथागोरस चच्चा तुरंत आ जाते हैं, पाइथागोरस, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है ना। और जैसे ही राइट ट्रायंगल आए, जैसे ही पाइथागोरस आया, तुरंत हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी कूद के आ जाती है। अब ट्रिग्नोमेट्री यहां पर देख रही है, अरे भाई सब क्या है, देखो डिग्री एंगल है, जो एंगल दिया था उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के हम रिलेशन को कौन बताता है, साइन ही तो बताती है। यानी कि तुरंत यहां पर लग जाएगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसको हमने ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो। अब जैसे हमने एबीसी लिखा, तुरंत यहां पर कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी कि साइन थीटा, यहां तो हम साइन से सॉल्व कर देंगे। साइन 30 लिखेंगे सच दैट साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। और साइन थीटा के प्लेस पर कितना, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, अच्छे से लिखो सर, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर कितना है, h अपॉन हाइट कितनी है, 165। अब साइन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 165। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h इक्वल टू 165, देन h इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई √3। ओके अब देखो रूट के अगर कोई भी देखो किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसका मतलब कि इरेशनल नंबर है। तो हमें इरेशनल में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको रेशनल में चेंज करेंगे। तो रेशनल में चेंज करने के प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा करने के लिए हम इसमें √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से हमने डिवाइड भी करेंगे। ओके यह है √3, तो √3 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल हो जाएगा 165 √3 डिवाइडेड बाई 3। √3 से √3 इंटू √3 3 हो गया। देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, यानी h इक्वल हो गया 55 √3 मीटर। अब देखो हमने बता दी कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, अगर उस स्ट्रिंग की जो थ्रेड है, थ्रेड की अगर लेंथ 165 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो काइट है वो ग्राउंड से कितना मीटर हाइट पर उड़ रही है, वो 55 √3 मीटर हाइट से क्या हो रही है, उड़ रही है। देखो यह है ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट और डिस्टेंस का मैजिक, कि बिना हम लेंथ को मेजर किए, एक्चुअल लेंथ मेजर किए हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो काइट कितनी हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो को यहीं पर करना चाहिए बंद, क्योंकि कुछ टाइम ज्यादा हो रहा है। और देखिए इसके अगला वाला जो वीडियो, मतलब इसके अगला वाला वीडियो क्या होगा, एकदम सेम एकदम बेस होगा किस पर, हाइट और डिस्टेंस के न्यूमेरिकल पर।
और उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे से, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।